अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल एक अहम केस की समाअत होने जा रही है। 6 जुलाई को एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आने के बाद नवाज शरीफ की अपील की कल पहली समाअत होगी। इस दौरान बहुत सी तफसीलात सामने आई। जज अरशद मलिक की प्रेस रिलीज और बयान हल्फी सामने आया। कुछ सवालात उठाए गए कि मरियम नवाज का मौक़िफ़ दुरुस्त है या जज अरशद मलिक का मौक़िफ़ दुरुस्त है। मरियम नवाज ने जो वीडियो पेश की वो टेम्पर्ड तो नहीं है, ये सवाल भी उठा। वीडियो काबिल कबूल शहादत है या नहीं, और बहुत से सवालात जो मुल्क की सियासत पर गूंजते रहे। इन सब सवालात का कल जवाब मिल सकता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि इस वीडियो का जायजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेगी और वही फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा के खिलाफ अपील पर कल समाअत होगी। इस समाअत की अहम बात यह है कि वीडियो लीक के बाद एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वजाहती प्रेस रिलीज और बयान हल्फी को भी अपील के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। ये केस तो जनवरी से अदालत में है, मगर जुलाई में सामने आने वाली जज की वीडियो के बाद अब ये केस मजीद अहम हो गया है। जज वीडियो केस के अहम किरदार नासिर भट्ट आज भी लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन में आए, मगर उन्हें जज वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा कराने की इजाज़त नहीं मिली। नासिर भट्ट गुज़िश्ता रोज़ भी हाई कमीशन आए और रिपोर्ट की तस्दीक कराने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि हाई कमीशन फॉरेंसिक रिपोर्ट वसूल नहीं कर रहा है। उनकी रिपोर्ट और बयान हल्फी नवाज शरीफ के केस के लिए अहम है। कोर्ट में जमा करानी है, उसके लिए आप फिर साइन कर दें। और अगर नहीं, उन्होंने कहा जी हमने ये फॉरेन ऑफिस से एक लेटर उनको लिखना है आज, तो वो हमें जवाब देंगे तो फिर हम इसकी तस्दीक करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। मैंने कहा कोर्ट में 18 तारीख है, तो कोर्ट हमें पूछेगा कि क्यों नहीं जमा। मुख्तसर बात है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, ये वारंट गिरफ्तारी है, हम आपको अरेस्ट करेंगे। ये बिल्कुल वही है जो मेरी स्टेटमेंट है, वो सारी है। ऑडियो और वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट है जो यहाँ कंपनियों ने उसको फोरेंसिक किया। मेरी एक फर्म मैंने हायर की थी, एलेक्सम सोलिसिटर, ठीक है, उन्होंने ये फोरेंसिक कराए हैं सारे, उनकी रिपोर्ट है। और ये मैंने पाकिस्तान भेजनी थी कोर्ट में, लेकिन आज एम्बेसी वालों ने मुझे 4 घंटे। अपने बयान हल्फी में क्या लिखा आपने? मैंने अपने बयान हल्फी में यही लिखा है कि जो कुछ ये वीडियो ऑडियो बनी है, जो कुछ मलिक अरशद साहब ने कहा है, अपनी मर्जी से कहा है। मैं उनके घर गया हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है और सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आप जब कोर्ट में ये पढ़ा जाएगा तो आपको पता चलेगा। अगर आपको सिक्योरिटी फराहम करती है तो आप पेश होने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने लिखा है कि अगर आप मुझसे बयान लेना चाहते हैं या वीडियो लिंक के ज़रिए, मैं एम्बेसी में इधर आ जाऊंगा। जो मुझसे आपने सवाल करना करें, मैं मौजूद हूँ। और मैं अपनी, क्योंकि मेरी फैमिली इधर है, बच्चे इधर हैं, तो मैं चाहता था कि मैं उधर भी जाऊं अगर वो होगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए, मेरे वकील ने मुझे कहा है कि आप उनको वीडियो लिंक के ज़रिए बयान दे सकते हैं, जो भी वो पूछें। ये डॉक्यूमेंट मियां नवाज शरीफ के केस में कितने हेल्पफुल हैं जो आप भिजवाना चाह रहे हैं? यही तो डॉक्यूमेंट है। इसी से तो मियां नवाज शरीफ जो है ना, वो बेगुनाह होगा कि किस तरह सब लोगों ने मिल के, कि किस तरह मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई है। वो जज साहब कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनके ऊपर जितना प्रेशर था वो सारा कुछ इसमें है। नासिर भट्ट का बहुत अहम किरदार है। मरियम नवाज ने जो वीडियो 6 जुलाई को जारी की थी वो नासिर भट्ट ने बनाई थी, इसलिए उनकी गवाही अहम होगी, मगर वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। अलबत्ता उन्होंने जज की वीडियो का फॉरेंसिक टेस्ट खुद करा लिया। इस हवाले से बरतानवी कंपनी की 43 सफ़हात की रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट में बरतानवी माहिर ने बताया है कि नासिर भट्ट ने अपनी वकील के जरिए 28 अगस्त को मुझसे रब्ता किया और 2 वीडियोस की तस्दीक के लिए कहा। मैंने दोनों वीडियोस को तफसील से जायजा लिया। ये दोनों वीडियोस ओरिजिनल हैं। साथ ही उन्होंने ओरिजिनल वीडियो की वजाहत की है कि ओरिजिनल वीडियो वो होती है और क्या होती है, यानी वो वीडियो जिसमें कोई चीज़ शामिल ना की गई हो, जिसमें कोई एडिटिंग ना की गई हो, ना उसमें कुछ शामिल किया गया हो, ना उसमें से कुछ निकाला गया हो। इस तारीफ के मुताबिक नासिर भट्ट की पेश की गई वीडियो ओरिजिनल हैं। वीडियोज़ में कोई टेम्परिंग या तब्दीली नहीं की गई है और उनमें किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं की गई है। रिपोर्ट में फॉरेंसिक माहिर ने अपना बयान हल्फी भी शामिल किया है कि उन्होंने मुकम्मल दियानतदारी के साथ तमाम वीडियोस का जायजा लिया है। उन्हें पता है कि ये रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। वीडियो की तस्दीक करने वाले बरतानवी माहिर ने कहा है कि वो अदालत में पेश होने और अदालत में होने वाली जिराह का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। इस रिपोर्ट की बरतानिया के मुतल्लिका हुकाम से तस्दीक भी कराई गई है।
ये रिपोर्ट नवाज शरीफ के केस में कितनी अहम होगी, इसका अंदाजा कल होने वाली समाअत में हो जाएगा। इस हवाले से नून लीग ने फैसला किया है कि अगर हाई कमीशन के जरिए इस फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी नहीं आती तो वो बगैर तस्दीक की कॉपी अदालत में जमा करा देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गुज़िश्ता रोज की समाअत इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये वाज़ेह कर चुकी है कि अगर नवाज शरीफ को रिलीफ मिल सकता है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही मिल सकता है। ये फैसला खुद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि जामे ट्रायल के बाद नवाज शरीफ को सजा दी गई। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपील दायर की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है जो सामने लाए गए सबूतों को देखकर सजा में तरमीम या उसे कलअदम करार दे सकती है। हुकूमत या अदालत की तरफ से, कमीशन या तफ्तीशी इदारे की तरफ से की गई कोई कार्रवाई इस वीडियो से मुताल्लिक सिर्फ एक राय दे सकती है जो कानून के मुताबिक गैर मुतल्लिका है। ये वीडियो नवाज शरीफ को उस वक्त तक कोई कानूनी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक कि उसे मुनासिब तरीक़े से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जाता और इसकी असलियत को कानून के मुताबिक सबूत के तौर पर पेश करने के लिए साबित नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी केस का हवाला देते हुए कहा कि जब अदालत इस केस में सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत कर रही थी तो जजिस की जानिबदारी साबित करने के लिए कुछ ऑडियो टेप्स और ट्रांसक्रिप्ट अदालत के सामने पेश की गई। अलबत्ता उन ऑडियो टेप्स और उनकी ट्रांसक्रिप्ट को कानून के मुताबिक साबित नहीं किया गया, इसलिए मतलूबा मवाद को अपील के दौरान अदालत की तरफ से रिकॉर्ड पर लाने की इजाज़त नहीं दी गई और ना ही अदालत ने अपना हतमी फैसला सुनाते वक्त उन पर इन्हिसार किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि यह मालूम किया जा सकता है कि वीडियो असली है या उसमें कोई रद्दोबदल किया गया है। इसीलिए बगैर फॉरेंसिक के किसी वीडियो पर सबूत के तौर पर इन्हिसार करना गैर महफूज होगा। साथ ही अदालत ने यह भी लिखा था कि किसी भी ऐसी ऑडियो या वीडियो पर अदालत उस वक्त तक इन्हिसार नहीं कर सकती जब तक वो ऑडियो या वीडियो दुरुस्त साबित नहीं हो जाती और ये मालूम नहीं हो जाता कि उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। कानून शहादत के मुताबिक ये अदालत की सवाबदीद है कि वो किसी ऑडियो या वीडियो को बतौर सबूत तस्लीम करने की इजाज़त दे। अगर अदालत किसी ऑडियो या वीडियो को बतौर सबूत तस्लीम भी करती है तो उसे कानून शहादत के मुताबिक साबित भी करना होगा। इस ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग की दुरुस्तगी साबित होनी चाहिए। वो शख्स जिसने रिकॉर्डिंग की है उसे भी अदालत में पेश करना ज़रूरी है। इसी तरह जिस शख्स ने रिकॉर्डिंग की है उसे ऑडियो और वीडियो को अदालत में खुद से पेश करना होगा और यह भी ज़रूरी है कि वीडियो और ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट आज़ादाना तौर पर तैयार की गई हो। अदालती फैसले में कहा गया कि वीडियो और ऑडियो का सोर्स बताना ज़रूरी है। कोई भी ऑडियो और वीडियो टेप अदालती समाअत के लेट स्टेज में पेश की जाती है तो उसे शक की निगाह से देखना चाहिए। कोई शख्स वीडियो और ऑडियो टेप अगर सबूत के तौर पर रिकॉर्ड पर लाना चाहता है तो अदालत में बाकायदा दरख्वास्त दायर करना होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कहता है कि अगर सज़ा में कमी या फिर सज़ा ख़त्म हो सकती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही ऐसा कर सकती है, मगर उसके लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करना पड़ेगी। इसके अलावा वीडियो को दुरुस्त भी साबित करना होगा। साथ ही जिस शख्स ने वीडियो तैयार की उसे अदालत में पेश होना होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे नायब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाखावर साहब बहुत शुक्रिया। शाखावर साहब, अब नासिर भट्ट ने खुद ने फॉरेंसिक तहकीकात बरतानिया से करा ली है और बरतानिया में जिसने तहकीकात की है और वेरीफाई की है कि ये वीडियो और ऑडियो ओरिजिनल हैं, वो खुद बयान हल्फी दे रहा है और कह रहा है कि मैं किसी अदालत की जिरा का सामना करने को तैयार हूँ। नासिर भट्ट तस्दीक करके बयान हल्फी हाई कमीशन लेके गए। अब ज़ाहिर हाई कमीशन ने तस्दीक नहीं की, 2 दिन तक वो गए। अब अगर वो वेरीफाई नहीं किया तो उसकी कॉपी कल अगर शरीफ ख़ानदान की तरफ से जमा कराई जाती है तो वो काबिल कबूल होगी, ये रिपोर्ट काबिल कबूल होगी या कोई और लाए अमल करना पड़ेगा? देखिए, असल में ये एक ट्रिकी किस्म की बात है। आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने भी हालिया जो पटिशन्स जो कि अरशद मलिक साहब के हवाले से थी उनको खारिज किया, लेकिन उसमें एक बाकायदा रहनुमा उसूल बताए गए कि वीडियो टेप्स या ऑडियो टेप्स जो है वो कैसे जो है एडमिसिबल इन एविडेंस होती हैं, तो उसका एक मेयार उन्होंने अपनी जजमेंट में कायम कर दिया है। अभी तक तो मेरी नॉलेज है उसमें नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा के जो वकला हैं उन्होंने कल जो समाअत है उनकी अपीलों की समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में, उसमें उसको बतौर इजाफी शहादत बनाने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं दी। लेकिन अगर वो ये देते हैं और इसमें जो बुनियादी जो उसके अज्जाए तरकीबी वो यही हैं कि अगर वो ऐसी दरख्वास्त देते हैं उस वीडियो टेप्स और ऑडियो टेप्स की जो इजाफी शहादत बनाने के लिए उस अपीलों में, तो उसके लिए तो जिन्होंने वो टेप्स बनाई हैं, रिकॉर्ड की हैं, उनका आना ज़रूरी है, जो कि इस सूरत में नासिर भट्ट साहब ने कहा कि वो मैंने बनाई हैं, तो उनका बतौर गवाह आना उधर ज़रूरी है और फिर उसमें उसकी असल टेप्स जो हैं वो सामने आनी चाहिए। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि बरतानिया की एक फ़र्म ने
उनकी दरख्वास्त के ऊपर या उनके कहने के ऊपर एक फॉरेंसिक टेस्ट किया है उन रिकॉर्डिंग्स का और वो उनके मुताबिक वो ठीक हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि हमारे कानून के मुताबिक पर से एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है, अस खुद एडमिसिबल नहीं है। उसमें जो तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी एडमिसिबिलिटी का दिया है वो तमाम चीज़ें वो पूरी करनी पड़ेंगी। एक तो वो टेप्स किस हद तक रेलेवेंट हैं, क्या वो जेन्युइन हैं, और उस जिसने वो टेप्स बनाई हैं वो ख़ुद आके जब तक उसकी शहादत ना दे तो उस वक्त तक इसको एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ज़रूर है कि इस वक्त जो मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के पास एक जो इजाफी शहादत है वो जज अरशद मलिक साहब का वो बयान हल्फी है जो उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस को दिया था, और उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उन अपीलों का हिस्सा बना दिया। अब मैं इसमें यही देखना है कि उस बयान हल्फी को किस तरीके से इनके जो वकला हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहिबा के, वो किस तरीके से लेते हैं और किस हद तक डिवीज़न बेंच को वो बावर कराने में कामयाब हो सकते हैं कि टेप्स तो अपनी जगह पे, ख़ुद जो बयान हल्फी है वो इस चीज़ की गमाजी कर रहा है कि जज साहब का जो कंडक्ट था वो मुनासिब नहीं था, चाहे वो ट्रायल से पहले उनकी जो मीटिंग्स होती रही, ट्रायल के दौरान भी और बाद में भी, तो उससे उनका एक ओवरऑल एक गैर जानिबदार जज का किरदार सामने नहीं आ रहा। तो इसको मुअज़्ज़ज़ अदालत कैसे देखी सरे दस्त, तो हमने ये देखना है कल की जो प्रोसीडिंग्स होंगी। मगर बट खुद कह रहे हैं कि जो मेरे वीडियो और ऑडियो है उसकी मैंने फॉरेंसिक तहकीकात करा ली हैं, जिसने वेरीफाई किया है कि ये जेन्युइन है और असली हैं, वो कह रहा है कि मैं जिरा के लिए तैयार हूं। नासिर भट्ट खुद कह रहे हैं कि अगर वीडियो लिंक के जरिए मेरा बयान लेना है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। नवाज शरीफ के केसेस में ही मिसालें मौजूद हैं, इसके अलावा मिसालें मौजूद हैं कि वीडियो के जरिए लिए गए हैं बयानात, तो वीडियो के जरिए अगर वो टेस्टिफाई कर देते हैं तो फिर वीडियो लिंक के जरिए तो फिर क्या इसको काबिल कबूल करार दिया जा सकता है? मिसालें नवाज शरीफ के अपने केस में मौजूद है कि वीडियो लिंक के जरिए बयानात लिए गए। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि क्या उस वीडियो टेप्स को जो है वो उनके जो डिफेंस वकला हैं, जो अपीलों की समात में उनके वकील हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहिबा के, क्या उन्होंने बाकायदा एक दरख्वास्त जो है मुअज़्ज़ज़ फाज़िल बेंच को दी है कि हम इन टेप्स को जो है ये इजाफी शहादत बनाना चाहते हैं और इन टेप्स के जिन्होंने ये टेप्स बनाई हैं वो इसमें बतौर गवाह जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए आना चाहते हैं? तो फिर वो अगर ऐसी इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुअज़्ज़ज़ डिवीज़न बेंच देगा तो फिर ये मुमकिन हो सकता है कि वो उनको ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि वो बरतानिया से जो है वो हमारे हाई कमीशन से वीडियो लिंक के ऊपर अपना बयान दें। लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल है कि जब मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है जो अपीलों की समाअत करेगा वो उनको इस चीज़ की इजाज़त दे कि आप ये बतौर इजाफी शहादत जो है ये अपीलों का हिस्सा बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, शाह खबर साहब मौजूद थे। अब देखते हैं कि कल क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है। जो बयान हल्फी ख़ुद नासिर भट्ट का होगा उस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है। बहुत अहम दिन होगा कल का नून लीग के लिए, नवाज शरीफ के फैमिली के लिए, साथ ही आज का दिन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के हवाले से बहुत अहम था और आने वाला हफ्ता भी लगता है कि बहुत अहम होगा, क्योंकि तलवार लटक रही है वज़ीर आला सिंध पर। पीपल्स पार्टी के आला क़यादत जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार है। आसिफ जरदारी, फयाल तालपुर और उनके फ्रंटमैन समझे जाने वाले ओमनी ग्रुप से वाबस्ता मजीद फैमिली के खिलाफ भी रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं और अब नैब ने पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत के खिलाफ भी तहकीकात आगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सिंध में ओमनी ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स को गैर कानूनी तौर पर सब्सिडी देने के इल्ज़ाम में नैब कराची ने तलब किया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अपनी अदम पेशी से मुताल्लिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नैब की तरफ से हफ्ते को नोटिस मिला था जिस पर उनके स्टाफ ने नैब से सवालनामा हासिल कर लिया। सैटरडे को शनिचर को रात को 11 बजे नैब की तरफ से चीफ मिनिस्टर हाउस में जब दफ्तर का टाइम नहीं था वो कोई साहब आए थे, कुछ लोग आए थे एक मुझे नोटिस डिलीवर करने। मेरे स्टाफ ने उन्हें पता किया, मैंने कहा रिसीव कर लो नोटिस, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं कहता भाई मैं तो बंद है, अभी मंडे को आओ मेरे पास। मैंने कहा नोटिस रिसीव कर लो। अगला दिन संडे था, दफ्तर बंद थे। मंडे को मेरे स्टाफ ने कांटेक्ट किया नैब के स्टाफ से, नैब वालों से, और उनसे कहा कि जी आप क्या कहते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप क्वेश्चनर हमें दे दें। दे एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट
वो क्वेश्चनर उन्होंने अभी देखा नहीं है मैंने क्योंकि किसके बारे में है, वो क्वेश्चनर मुझे बताया स्टाफ ने कि उन्होंने ले लिया है और मैं जो है ये बात है। वज़ीर आला सिंध ने नैब में अदम पेशी की वजाहत कर दी और अब वो नैब की तरफ से दिया गया सवालनामा जमा कराएंगे। नैब के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद कामरान की तरफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भेजे गए कॉल अप नोटिस में कहा गया था कि इंक्वायरी के दौरान ये बात सामने आई है कि साल 2017 के दौरान बतौर वज़ीर आला सिंध की हैसियत से मुबैना तौर पर सिंध में चलने वाले न्यू कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैर कानूनी तौर पर सब्सिडी दी गई। नए कैप्टिव पावर प्लांट्स को नैब के नोटिस के मुताबिक इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध को 17 सितंबर को पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराने का कहा गया, मगर वज़ीर आला सिंध ने पेश होने के बजाय नैब से सवालनामा हासिल कर लिया है। अब अहम बात यह है कि जाली अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली GIT रिपोर्ट में 16 मुकदमात कायम करने की सिफारिश की गई थी और जिनके खिलाफ मुकदमात की सिफारिश की गई है उनमें आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप, समिट बैंक के हुसैन लवाई और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन के साथ साथ सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शामिल हैं। GIT ने अपनी रिपोर्ट में बिलाल शेख और मुराद अली शाह के खिलाफ मुकदमात की सिफारिश करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि सिंध बैंक से ओमनी ग्रुप को कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए 24 अरब 93 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया। इसमें सिंध बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल शेख और सिंध के वजीर खजाना मुराद अली शाह मुलविस हैं। इसके अलावा GIT ने मुराद अली शाह और बिलाल शेख के खिलाफ एक और मुकदमे की सिफारिश करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुराद अली शाह और सिंध बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव बिलाल शेख ने ओमनी ग्रुप को गैर कानूनी तौर पर 7 अरब 19 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी और यह सब्सिडी डूबने वाली सनतों की बहाली, ट्रैक्टर स्कीम्स, गन्ने के काश्तकारों और ओमनी ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स को दी गई। और अब उन्हीं पावर प्लांट्स को सब्सिडी देने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ नैब की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। नैब ने खिलाफ कानून सब्सिडी देने के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए आज उन्हें तलब किया था। इन पावर प्लांट से मुतालिक इसके अलावा जो GIT में बहुत सारी तफसीलात बताई गई, उसके मुताबिक सिंध हुकूमत ने 2015 से 2018 के दौरान 6 पावर प्लांट्स को मजमूई तौर पर 2 अरब 31 करोड़ रुपए की गैर कानूनी सब्सिडी दी। उनमें शिकारपुर, दादू एनर्जी, ठट्टा पावर और ओमनी ग्रुप के प्लांट्स थे जिन्हें सब्सिडी की मद में 1 अरब 58 करोड़ रुपए दिए गए। GIT रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप के पावर प्लांट्स को सब्सिडी देने के लिए सिंध हुकूमत ने उस वक्त के गवर्नर सिंध की सिफारिश के खिलाफ ऐसी कानून साजी की जिससे ओमनी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसका मकसद हुकूमत को कानूनी जवाब फराहम करना था ताकि ओमनी ग्रुप के हाई पावर टैरिफ के प्लांट्स को 10 साल के लिए सब्सिडी दी जा सके। GIT रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देने के मुआहदे की नेपरा ने मंजूरी नहीं दी थी, जो यह साबित करता है कि न सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि सूबाई असम्बली जो कि पीपल्स पार्टी कंट्रोल कर रही थी, उसने भी ओमनी ग्रुप को माली फवाइद पहुंचाने के लिए मखसूस कानून साजी की। अब अहम बात यह है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह हमारे प्रोग्राम में GIT रिपोर्ट और उसमें लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं और वो क्या कह रहे थे इस हवाले से जरा सुनिए। GIT का जो केस है वो ये है कि ये ओमनी ग्रुप या फिर जो बहरिया टाउन का आइकॉन का मसला हुआ या फिर जो दूसरे मामलात हैं हुसैन लवाई, ये सारे के सारे फैसिलिटेट कर रहे थे याडिनशा फ्रंटमैन के तौर पर आसिफ जरदारी साहब के लिए, और जब काम हो रहा था उसमें सिंध हुकूमत एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रही थी। यानी आपको जाती करप्शन के लिए नहीं अक्यूज कर रही है, आपको जरदारी साहब की करप्शन को फैसिलिटेट करने के लिए अक्यूज कर रही है। मैं इसको टोटली मुस्तरद करता हूं। इसकी एविडेंस देनी पड़ेगी, इसका प्रूफ सिर्फ और कोई प्रूफ नहीं दिया गया। मैं खुद ही कह रहा हूं ना, मैं आपको अपना बता रहा हूं कि मैं वाहिद शख्स हूं। मैं 11 साल इस हुकूमत का हिस्सा रहा हूं एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज इरिगेशन मिनिस्टर, एज रेवेन्यू मिनिस्टर, और फाइनली मुझे पार्टी लीडरशिप ने चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ, उसका एविडेंस देना पड़ेगा। ये जो सिंध हुकूमत या गवर्नमेंट को यूज करने वाली बात है बिल्कुल गलत है। मैं आपको अभी बताया कि जो ये सब्सिडीज की बात कर रहे हैं, तो हमने तो और ग्रुप्स को नहीं दी सब्सिडी। जाती है वो ट्रैक्टर की सब्सिडी जाती है टू दी परचेजर ऑफ द ट्रैक्टर। साहब एक सवाल पैदा हो रहा है क्योंकि आप 10-11 साल से नहीं है वजीर आला, आखिर का 1 साल आपको मिला और उसके बाद आप दोबारा वजीर आला बने हैं। जो GIT कह रही है कि ओमनी ग्रुप जो कि जरदारी साहब का दोस्त है और वो मानते हैं, और जरदारी साहब के ये भी मानते हैं कि बिजनेस इंटरेस्ट अगर उनके साथ हैं या फिर अगर उन्होंने बहरिया टाउन के साथ काम किया है, इनकी जो एक्सपेंशन है सिंध में वो जबरदस्त है। 3 से 83 कंपनियां कह रहे हैं ओमनी ग्रुप की पीपल्स पार्टी के 10 साल दौर में हो गई। बहरिया टाउन ने जबरदस्त एक्सपेंड किया है, कराची में सबसे बड़ा टावर बनाया जिसमें जरदारी साहब का अगर इंटरेस्ट है तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर सिंध हुकूमत फैसिलिटेट कर रही थी तो जरदारी साहब को काम करना उन ग्रुप्स के साथ इनकी जबरदस्त एक्सपेंशन हो रही है। सिंध के हालात एक तरफ, जरदारी साहब के दोस्तों के बिजनेस एक तरफ, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो सिंध हुकूमत पर सवाल तो उठेगा कि कैसे सब कुछ फैसिलिटेट हो रहा था। शाहजेब, आप सवाल उठा रहे बार बार, मुझे सिर्फ आप ये बताएं
आप सवाल उठा रहे हैं बार बार कि मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। ओमनी ग्रुप अगर बिजनेस करता है, अपना कारोबार करता है, क्या इसलिए कि जरदारी साहब उन्हें जानते हैं उनको हक नहीं है कारोबार करने का? क्या जहांगीर खान तरीन शुगर मिल नहीं चलाता? क्या जहांगीर खान तरीन ने हमसे सब्सिडी नहीं ली शुगर मिल के लिए? उसको नहीं मिली। मैंने थोड़ी देर पहले शहजाद इंटरनेशनल का नाम लिया था, 1.84 बिलियन उसको मिले उसकी। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सब्सिडी ग्रोअर्स को मिली है और ट्रैक्टर्स में फार्मर्स को मिली जिन्होंने वो ट्रैक्टर्स खरीदे हैं। ये इसको गलत तरीके से पेश करके और हुकूमत सिंध को और फिर जरदारी साहब को और पार्टी को जो इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, ये झूठ और सिर्फ सफेद झूठ है और ये प्रूव हो जाएगा। इसकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस है। ये जीआईटी बात कर रहे थे 2015 से शुरू हुआ था एफआईए का, अचानक 2015 से 2018 में जब राइट इन द इलेक्शन टाइम जून के अंदर जरदारी साहब को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया गया? इसकी मकसद कुछ और है। वज़ीर आला सिंध ने जीआईटी के इल्ज़ामात की तरदीद की, मगर अहम बात यह है कि ओमनी ग्रुप के पावर प्लांट जैसा एक मामला नूरियाबाद कंपनी केस में सामने आ चुका है और नैब सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी के गैर कानूनी ठेकों के केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान से 2 अरब 12 करोड़ रुपए का प्ली बार्गेन कर चुकी है। सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी से मुतालिक भी जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस मंसूबे से मुंसलिक कंपनियों का ताल्लुक जाली अकाउंट से जोड़ा था। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि टेक्नोमेन काइनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी कोई माली हैसियत नहीं थी, इसे जालसाज तरीके से सिंध हुकूमत की तरफ से ठेका दिया गया और फिर ये कंपनी जाली अकाउंट्स और ओमनी ग्रुप से मिलने वाली रकूम को मुल्क और बैरून मुल्क मनी लॉन्डर करती रही। अब इसी तरह का मामला ओमनी ग्रुप के पावर प्लांट्स में सामने आ रहा है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब के सवालनामे पर क्या जवाब देते हैं और अगर नैब मुतमईन नहीं होता तो क्या इकदाम उठाएंगे, ये अहम होगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद अहम खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।